हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के छठा चैप्टर त्रिभुज। इससे पिछले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को हम बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़े थे और पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज का पहला चैप्टर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम त्रिभुज का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो पढ़ेंगे, फिर प्रश्नावली 6.1 यानी कि पहला चैप्टर इस वीडियो में पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है त्रिभुज। बहुत सारे क्लासों में आप पहले भी पढ़े होंगे त्रिभुज हम किसे कहते हैं। तो त्रिभुज के बारे में हम सब जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि 3 भुजाओं और 3 शीर्षों से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझे? तो ये जो है इस त्रिभुज की परिभाषा है। ठीक, जैसे इसको हम चित्र से समझ सकते हैं। जैसे त्रिभुज है, आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में क्या है, 3 भुजा है और 3 शीर्ष है। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं कोण, इसे शीर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज 3 भुजा और 3 शीर्ष से घिरा हुआ है और इस पूरे बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे समरूपता। इसी चैप्टर में हम 9th क्लास में पढ़े थे सर्वांग समता। तो सर्वांग समता क्या होता है और समरूपता क्या होता है, दोनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ऐसे हमारे 10th क्लास में ये नहीं दिया हुआ है, सर्वांग समता नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम पहले इसके बारे में समझ लेंगे और उसके बाद हम समरूपता पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वांग समता के बारे में हम कह सकते हैं कि वैसी 2 आकृतियां या फिर वैसी आकृतियां जिसका आकार और आमाप दोनों एक समान हो, उसे हम सर्वांग सम आकृति कहते हैं। ठीक है, आकार का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी आकृति है जो दिखने में एक जैसा है। ठीक है, आकार का मतलब हुआ कि कोई वैसा 2 आकृति जो दिखने में एक जैसा हो, उसे हम बोलेंगे आकार। जैसे ये दोनों त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज का 3-3 भुजा है। ठीक है, 3-3 कोण है, ये दोनों दिखने में एक जैसा है, तो ये हुआ आकार इसका। ठीक है, और आमाप का मतलब हुआ इसकी लंबाई। ठीक है, कोण की माप और त्रिभुज के भुजाओं की माप, ये हुआ इसका आमाप। सर्वांगसम हम उसी आकृति को कहेंगे जिस आकृति में आकार भी उसका एक जैसा हो और आमाप भी एक जैसा हो। ठीक है, तो फिर वो आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाएगा। ठीक है, लेकिन समरूप आकृति में ऐसा नहीं है। समरूप आकृति में है कि वैसा 2 आकृति जिसका आकार एक समान हो लेकिन आमाप समानुपाती हो। ठीक है, आमाप जो है एक ही अनुपात का होना चाहिए। मतलब आकार का अर्थ ये हुआ कि जो दोनों जो है आकृति देखने में एक जैसा हो, लेकिन इसका आमाप जो है यानी कि माप, इसका लंबाई और इसकी भुजाओं की लंबाई और इसका कोण, ठीक है, कोण एक समान होनी चाहिए, लेकिन भुजाओं के अनुपात जो है वो भुजाओं की लंबाई का अनुपात बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि समरूपता क्या होता है और सर्वांग समता क्या होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एक वृत्त लेते हैं, जैसे देखिए दोनों वृत्त हैं। ठीक है, अब यदि इस दोनों वृत्त का आकार, ठीक है, आकार तो एक जैसा है ही क्योंकि दोनों गोलाकार है। ठीक, और आमाप का मतलब हुआ कि दोनों की त्रिज्याएं, ठीक है, अगर इसकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है, तो इसे हम बोलेंगे सर्वांगसम। ठीक है, और सर्वांगसम आकृति जितनी भी होती है वो समरूप भी होती है। ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वांगसम आकृति जितनी भी होती है समरूप भी होती है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जितनी भी आकृति अगर सर्वांगसम होगा तो समरूप भी होगा, ये इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये दोनों जो वृत्त है, ये दोनों वृत्त की जो त्रिज्या अगर एक समान है तो ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा और ये समरूप भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर त्रिज्याई की लंबाई अगर अलग अलग हम दे देते हैं, जैसे इसकी 3 है और इसकी 4 है, तब ये सर्वांगसम नहीं होगा लेकिन समरूप होगा। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि वैसी 2 आकृतियां जिसकी आकार और आमाप दोनों एक समान हो तो वो सर्वांगसम हुआ। ठीक है, लेकिन वैसी 2 आकृतियां जिसका आकार एक समान और आमाप का अनुपात बराबर हो तो वो समरूप आकृति हुआ। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम रख लेते हैं एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज। अब आप यहाँ देखिए कि सबसे पहले इसका आकार ही एक जैसा नहीं है, तो ये दोनों जो आकृति है ना ही सर्वांगसम होगा ना ही समरूप होगा। ठीक है, और फिर दूसरा आकृति हम लेते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए वृत्त और ले लीजिए वर्ग। ठीक है,
अब देखिए कि इसका भी जो आकार अलग अलग है, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ना ही ये समरूप है और ना ही सर्वांगसम है। तो आपके चैप्टर में जो है ये छठा चैप्टर जो है प्रश्नावली 6.1 इसमें जो हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सिर्फ हम समरूप पढ़ेंगे, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम हम इसलिए बता दिए क्योंकि इससे मिलता जुलता और हमने इसी चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो आपके 10th क्लास में यही पूछेगा, ये कभी कभी आता है, इसकी पूरा गारंटी नहीं है, पर ये पूछेगा, इसकी पूरा गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ जाइए समरूप किसे कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार हम बता देते हैं कि समरूप उस आकृतियों को कहते हैं जिसका आकार एक समान हो, लेकिन आमाप जो है उसका अनुपात समान होना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे बहुभुज की समरूपता। इसके लिए दिया जाता है, आपके किताब में भी दिया हुआ होगा। ठीक है, भुज की समरूपता होता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले सभी बहुभुज समरूप होंगे यदि पहला रूल इसका है इसके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा रूल है और संगत भुजा का अनुपात समान हो, या फिर इसे हम समानुपाती भी बोल सकते हैं। इस प्रकार जो है अगर बहुभुज की समरूपता आपसे पूछा, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, समझे, और आप प्रश्नावली 6.1 में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि बहुभुज की समरूपता, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ देता है और कहता है उसमें भरने के लिए। तो फिर से समझिए कि बहुभुज की समरूपता इसके लिए क्या कहा जाता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले सभी बहुभुज समरूप होंगे यदि उसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। जिसे हम एक आकृति लेकर हम समझते हैं कि जैसे मानिए कि कोई बहुभुज है, जैसे ये हम चतुर्भुज ले लेते हैं, चतुर्भुज भी क्या है, एक बहुभुज है। ठीक है, अब देखिए दोनों आकृति में भुजाओं की समान संख्या, इसमें भी 4 भुजा है और इसमें भी 4 भुजा है। अब यहाँ पर क्या होनी चाहिए कि इसकी संगत जो कोण है उसका मान बराबर होना चाहिए। जैसे ये कोण है, इसका संगत ये कोण हुआ। ठीक है, इस कोण का संगत ये कोण हुआ। ठीक है, इस कोण का संगत ये कोण हुआ और इसका संगत ये कोण हुआ। अगर संगत कोण का माप क्या है, बराबर है, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर ये 2 है तो ये 4 होनी चाहिए, मतलब कि बट्टा जो करेंगे हम दोनों का भाग लगाएंगे तो दोनों का आंसर एक समान होनी चाहिए। जैसे ये 2 है तो ये 4, अगर मानिए कि इसे हम 3 रखते हैं तो ये 6 होगा। ठीक है, इस प्रकार ये अनुपात बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर इसे हम 4 रखते हैं तो ये 8 होगा। अब देखिए इसका अनुपात अगर हम निकालते हैं तो जैसे इस भुजा का अनुपात क्या होगा, 2 और बट्टा में 4 बराबर। अगर इसे हम काटते हैं तो क्या आता है, 1/2। फिर इसका देखिए, इस भुजा का मान है 3 और इसका है 6, काटने पर 1/2। तो दोनों के भुजाओं का अनुपात सेम मिल रहा है, एक समान मिल रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज जो है या फिर ये बहुभुज जो है ये क्या है, समरूप है, जो हमारे रूल में दिया हुआ था। ठीक है, क्या कि जो रूल में हमें कह रहा है कि इसकी संगत कोण हमेशा कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होनी चाहिए या फिर समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका रूल है। ठीक, इसी प्रकार त्रिभुज के भी समरूपता का गुण होता है, जस्ट इसी के जैसा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे याद करने के लिए याद भी कर सकते हैं इसे, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, समझे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला पॉइंट है हमारे इसमें त्रिभुज की समरूपता। ये भी जस्ट वैसा ही है जैसा हमने बहुभुज की समरूपता पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे कि 2 त्रिभुज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि यदि कोई 2 त्रिभुज की संगत कोण का माप बराबर हो और संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये जो है त्रिभुज की समरूपता का नियम है कि यदि कोई 2 त्रिभुज की संगत कोण का माप क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और संगत भुजा का अनुपात वो भी क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, बहुभुज में हमने पढ़ा था कि भुजाओं की समान संख्या वाले वैसे बहुभुज जिसके कोण संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो बहुभुज समरूप होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे मानिए कि एक त्रिभुज है, ठीक है, और फिर ये दूसरा त्रिभुज है। अब इस दोनों त्रिभुज में अगर हम समरूप चेक करेंगे तो इसके लिए हमें, जैसे ये कोण है तो इस कोण का संगत ये कोण होगा। ठीक है, और इस कोण का संगत ये कोण होगा। अगर हम इसे 40 मानते हैं, ठीक है, तो ये भी 40 होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसे हम 60 मानते हैं तो
तो ये भी 60 होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसे हम 50 मानते हैं तो ये भी 50 होनी चाहिए। ठीक है, तब ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक, और भुजाओं का शर्त क्या है कि भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होनी चाहिए। तो अनुपात का मतलब ये हुआ कि जैसे ये 3 है तो ये 6 होनी चाहिए, मतलब क्या, और इसी के जस्ट दूसरा, जैसे अगर ये 4 है तो ये 8 होगा, अगर ये 5 है तो ये 10 होगा। अब देखिए यहाँ पर कि इस दोनों का अनुपात मतलब इसका संगत ये भुजा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/6, काट कर देखिए ये 1/2 आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये इस भुजा का अनुपात इससे आ रहा है तो क्या होगा 4/8, इसे काटेंगे तो 1/2 ये भी आ रहा है, और इस भुजा का अनुपात और इसका संगत ये होगा तो ये हो गया 5/10, अगर इसे भी काटते हैं तो 1/2 आता है। आप यहाँ देखिए कि तीनों भुजाओं का जो संगत अनुपात यानी कि तीनों संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो तीनों एक समान आ रहा है। इसे हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, और यही इसका रूल है, और इसी प्रकार हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको ये रूल याद रखना है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन। ठीक है, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, बस खाली स्थान में भरना है, बस हो गया। वो प्रश्नावली 6.1 समाप्त हो जाएगा। बहुत कोई हार नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सामने चित्र में देख सकते हैं कि क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन में कोष्टकों में दिए गए शब्दों से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन का यानी कि 1 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या करा कि सभी वृत्त डैश होते हैं। ठीक है, और डैश में ब्रैकेट में दिया हुआ है सर्वांगसम और समरूप। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसा होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं समरूप, क्योंकि अगर मानिए कि अगर हम ये वृत्त लेते हैं और दूसरा वृत्त ये लेते हैं। ठीक है, अगर इसकी आकृति इसकी त्रिज्या 2 है और इसकी त्रिज्या 3 है तो ये दोनों समरूप होगा। लेकिन सर्वांगसम इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमेशा सभी वृत्तों की त्रिज्या एक समान नहीं होती है, लेकिन इसका आकार जो है वो तो हमेशा एक समान होती है, इसलिए सभी वृत्त आपस में क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन में है कि सभी वर्ग डैश होते हैं, इसमें भी ब्रैकेट में दिया हुआ है समरूप और सर्वांगसम। तो इसका भी जो आंसर होगा ये समरूप ही होगा। ठीक है, यहाँ भी हम लिखेंगे कि आपको जो खाली स्थान है जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसमें आपको भरना है कि सभी वर्ग डैश होते हैं, तो यहाँ पर भरना है कि समरूप होते हैं। इसका भी वही तरीका है समझने का कि जैसे ये वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग कोई भी हो, ठीक, वो सभी भुजाओं का जो मान होता है उसमें बराबर होता है। जैसे कि मानिए कि इसका सभी भुजा क्या है, 4 है, इसका सभी भुजा क्या है, 5 है, या कुछ और भी हो सकता है। ये कभी भी सर्वांगसम नहीं हो सकता है, समरूप हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके सभी भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। ठीक है, इसलिए ये जो है हमेशा समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, ब्रैकेट में है समद्विबाहु और समबाहु। तो यहाँ पर आंसर में होगा कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर हम भरेंगे, ब्रैकेट में आपको खाली स्थान में भरना है कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, और समद्विबाहु नहीं होते हैं। इसका भी तरीका है, इसका भी कारण है, आप समझिए इसे। जैसे कोई भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जैसे मानिए ये दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसकी जो है समबाहु का मतलब है कि सभी भुजाओं का मान बराबर हो। तो ये मानिए कि ये 3 है तो इसकी भी सभी भुजाएं क्या होगा, 3 होगा। तो इसकी भुजाओं का अनुपात हमेशा आपस में भी बराबर होगा। ठीक है, तो अगर जैसे मानिए इसका 3 भुजा है तो इसका भी 3 भुजा है, तब ये सर्वांगसम होगा। लेकिन जरूरी तो नहीं कि किसी भी दो समबाहु त्रिभुज का हमेशा भुजा का मान बराबर हो। ये 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा। लेकिन अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, जैसे मानिए कि हम यहाँ पर 2 त्रिभुज लेते हैं, जैसे ये त्रिभुज है जिसमें ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। कोई और त्रिभुज लेते हैं ये, ठीक है, इसमें ये दोनों भुजा बराबर है। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी संगत, अब इसकी संगत भुजा इससे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका जैसे ये बराबर है तो इसकी संगत ये होगा, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है वो आपस में समरूप कभी भी नहीं होगा। समझे। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं।
यदि उनके संगत कोण डैश होता हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश होते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में बराबर और समानुपाती दिया हुआ था। अभी हम तुरंत पढ़े थे कि बहुभुज की समरूपता क्या होता है। हमने पढ़ा था कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज तभी समरूप होते हैं जब उसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो इसमें पहला जो खाली स्थान होगा उसमें आपको भरना है बराबर, क्योंकि संगत कोण की बात किया जा रहा है तो संगत कोण बराबर होनी चाहिए। तो पहला खाली स्थान में आपको भरना है बराबर, और दूसरा जो खाली स्थान है उसमें आपको भरना है समानुपाती। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरीका से अच्छी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका 2 का 1, इसमें कह रहा है समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां का आपको दो उदाहरण देना है। तो अभी तो आपने पढ़ा है खाली स्थान वाले क्वेश्चन में कि वर्ग जो होता है आपस में समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होता है, वृत्त आपस में समरूप होता है। तो इसमें से कोई दो आप उदाहरण में लिख दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, चित्र बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो दो वृत्त जो है आपस में समरूप होगा। ठीक है, और दूसरा दे देते हैं वर्ग। तो दो वर्ग जो होगा आपस में हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। इस प्रकार आप दो चित्र बना दीजिए, हो गया इसका आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। ठीक है, तो आपको ऐसी दो आकृति लेना है जो समरूप ना हो। तो आप कोई भी आकृति ले सकते हैं जो समरूप नहीं है। अभी तो आपने समरूपता के बारे में अच्छे तरीका से समझा है। तो एक हम वृत्त ले लेते हैं और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। ये आपस में कभी भी समरूप हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि समरूप नहीं होगा। ठीक, फिर दूसरा आप एक वर्ग ले लीजिए और एक आयत ले लीजिए। ये भी कभी भी समरूप आपस में हो ही नहीं सकता। इसके लिए भी हम इस प्रकार का साइन का यूज कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो साइन है, ठीक, ये है समरूपता की निशानी, और आप समरूप का निशानी दे चिन्ह दे करके आप इसे काट दीजिए। तो क्या हुआ, समरूप नहीं है। ठीक है, इस प्रकार 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप चित्र 2 बना दीजिए, हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यहाँ पर दो आकृति दिया हुआ है, आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो आकृति दिया हुआ है। पहले हम दोनों आकृति को बना देते हैं। इसके दोनों आकृति आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि दोनों आकृति जो है उसमें भुजाओं का माप दोनों में समान है। तो इसमें देखिए कि पहली जो आकृति है SRQP या फिर PQRS बोल सकते हैं इसे। तो इसकी जो सभी भुजाएं हैं, ये इसकी लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी जो है ये तो वर्ग है। ठीक है, तो इसमें सभी भुजाओं का मान है 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका अनुपात निकालते हैं तो दोनों चतुर्भुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका सभी कोण जो है वो समकोण है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का है। और यहाँ देखिए इसका कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि इसका ये जो दोनों आकृतियां हैं ये समरूप नहीं है। इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख लेंगे कि लिखेंगे कि चूंकि दोनों आकृति का संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये आकृति समरूप नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, बस आपको ये बताना है कि समरूप है या नहीं और क्यों नहीं है वो आपको बताना है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि समरूप नहीं है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली 6.1 समाप्त होता है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।